हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का बोर्ड एग्ज़ाम जो 30 जून 2020 को आपकी होने वाली है 10th क्लास की, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो ये मटेरियल है ये आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि आपका इस समय दोबारा से एक बार जो पूरी बुक है उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाइए। तो हम उसी श्रृंखला में आपका सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब ये जो मैटर आपका है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए एक साथ कंबाइंड रूप से बनाया जा रहा है, तो इसको आप आराम से मैं आशा करता हूं कि आप इनको समझ आएंगे। और अब जो टॉपिक है, देखो आपके कुल 19 टॉपिक है, आपके टॉपिक सारे कितने हैं? 19 है, यानी टोटल 19 टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, जो छोटे टॉपिक हैं उनका तो एक दिन में स्टडी कर लेंगे, और जो बड़े टॉपिक हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, दो वीडियो में आपको जो उनसे संबंधित प्रश्न है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। यानी हमें इस, क्योंकि पेपर आपका 30 जून को होना है, ये आपको पता है पहले से भी, पहले किसी कारण से आपका रद्द हो गया था। अब जो वर्तमान में टाइम इसका दिया गया है वो 30 जून 2020 इसका टाइम है वो रखा गया है सरकार के आदेशों के अनुसार। अब वैसे देखा जाए तो आपके पास क्या है, कुल भी अगर आज से हम काउंटिंग करें तो आपके पास 29 दिन का समय शेष है। हम 29 दिन के समय में, चलो हम मान लो 2 दिन और कट करते हैं इसमें से आपकी और प्रिपरेशन के लिए, तो मान लो हमारे पास 27 दिन का जो समय है वो आपके पास शेष है। क्यों? हालांकि आपको साथ में सामाजिक वगैरह वो भी पढ़ना होता है ना, तो इसलिए आपको टाइम थोड़ा सा कम मिल पाएगा। तो हम इसमें एक बार 27 दिन का समय मान के चलते हैं। 27 दिन में मान लो अगर आप 2 दिन अपने सामाजिक के लिए अगर आप और रखना चाहें तो आप इसमें 25 दिन का समय है वो आराम से, मतलब मैथ के लिए आप दे सकते हो। ठीक है। अब देखो वैसे आपके पास क्या है, 24 घंटे का टाइम आपके पास है वर्तमान में, क्योंकि अब आपको विद्यालय आना नहीं होता है, आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो। घर पे रह के पढ़ाई करो तो आपके पास मान लो 24 घंटे के समय में से मान लो आपके जो दैनिक काम है उनको कम करने लिए आप 9 घंटे कम कर दो, मान लो आप 15 घंटे है। वो मेरी अगर बात मानने आप है, न मानो तो आपकी इच्छा, वो अलग बात है, मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरी बात माने आप तो अब आपको, क्योंकि अब 25 दिन में आपने देखा कि अगर आप 15-15 घंटे घर पे रह के पढ़ाई कर लोगे तो इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और कभी आज तक आपने सुना भी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ने के कारण पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम इस चीज़ को लगातार जारी रखते हैं, मतलब पूरे वर्ष भर अगर हम जारी रखते हैं भी 15-15 घंटे पढ़ना, तब मान लो कि आपके जो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, केवल बस 25 दिन तो पढ़ना है ना। 25 दिन हमें क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है। और मैं करता हूँ कि 25 दिन अगर आप लगातार 15 घंटे अपने घर पे रह के पढ़ाई करते हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके पास। ठीक है ना। तो आराम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपनी पूरी गणित की बुक है इसमें पूरे 19 के 19 जो टॉपिक है उनका आप स्टडी आराम से कर सकते हो। चलो वो तो आप कर ही रहे हो, साथ में कर लोगे आप। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको डेली थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक है, यानी छोटे टॉपिक है उनको हम एक दिन में कवर कर लेंगे, और जो बड़े टॉपिक आपके जैसे प्रमेय वगैरह के हैं, थ्योरम के हैं, तो उनको हम 2 दिन या 3 दिन में उनको एक साथ हम कवर कर लेंगे। तो अब मैं आपको पूरे जो 1 से लेकर के 19 टॉपिक हैं उनका स्टडी मटेरियल है वो डेली आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जब आपको बीच में 1 घंटे का या 1.5 घंटे टाइम मिले तो आप ये वीडियो देखना, और साथ में जो बाकी टाइम आपका है 14 घंटे में या 13 घंटे टाइम आपका है, ये प्रश्नों को आपको खुद को हल करने में लगाना है। तो मेरा मानना ये कि आपको कम से कम 15 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि 9 घंटे में आप अपने बाकी सारे कार्य वो कर सकते हैं, जिसमें सोना है, खेलना है, खाना पीना, सब आप इसमें आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और अब देखो 15 घंटे में से आपको क्या करना है, 1 घंटे जो अपना वीडियो है ये आपको देखना है। इसमें मैं आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अब जो टाइम बचा आपके पास कितना, 13 घंटे या 14 घंटे, इन चलो 14 घंटे में चलो मान लो आप 1 घंटे अपना और मान लो कम कर दो, आप खेलने कूदने में आप मान लो, फिर 13 घंटे पढ़ाई आप फिर भी आराम से आप अपनी जो बुक लेकर के आप घर पे इसको पढ़ सकते हो। तो ये तो मैंने बताया आपको कि अब आपको जो तैयारी अपनी है वो किस तरह से करनी है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल सुनहरा अवसर है, और ये मान के चलो कि आपको मैथ विषय में सबसे ज़्यादा टाइम मिला है। इतने तो मान लो भी चलो आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि डेट फिक्स नहीं थी कि भी पता नहीं पेपर कब होगा कि नहीं होगा। अब तो सारा कुछ सामने आ चुका है, आपकी भी डेट, जो पेपर की डेट है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि जो आपके पेपर है वो बिल्कुल 30 जून को रखा गया है गणित का, और ये मान लो कि सबसे लास्ट में रखा गया है, ताकि आप अच्छे से जो अपना स्टडी मटेरियल है उसको दोबारा से रिवाइज कर सकें। तो अब देखिए, जब आपका पेपर 30 जून को है और आप घर पे क्या करना है, 15 घंटे पढ़ाई करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको देखो जो कुछ टॉपिक है उनका जिनमें टाइम कम लगने वाला है, पहले मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको।
तो आज हम बात करते हैं किसकी, 17, 18 और 19। इन 3 टॉपिकों की बात हम एक साथ अभी कर रहे हैं। इससे पहले देखो जो टॉपिक नंबर 17 और 18 दोनों हैं, इनके बारे में अगर आपको शुरुआत से डिटेल से सारे प्रश्नों का अध्ययन करना है तो आपको देखो प्ले लिस्ट बनी मिलेगी, प्ले लिस्ट। और प्ले लिस्ट आपको कामली इसमें लिखा होगा 10th क्लास प्ले लिस्ट आरबीएससी। ये जो चैनल आप जिस पर ये वीडियो देख रहे हो उसमें आपको देखो 2 प्ले लिस्ट बनेगी, तो है 10th क्लास की प्ले लिस्ट, एक है 12th क्लास की प्ले लिस्ट। 10th क्लास की प्ले लिस्ट में देखो इतने टॉपिकों का मैंने स्टडी मटेरियल पूरी उसके प्रश्न आंसर आपको करवा रखे हैं। जैसे पहला टॉपिक है 3 का है, 4 का है, 6 का है, 7 का भी क्या है रनिंग में है। उसके बाद में आपका 15 का टॉपिक है, फिर 17 का है, 18 का है। इतने टॉपिकों का मैंने आपको स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड करवा रखा है। कहाँ पर, जो 10th क्लास की प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब देखो उस प्ले लिस्ट में क्या है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे। एक वीडियो आपको 2 मतलब प्रकार का नजर आएगा, तो वो एक तो है हिंदी मीडियम का और एक है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है ना। और उनमें प्रत्येक टॉपिक तो मैंने ऐसे पार्ट लगा रखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे मान लो टॉपिक नंबर 1 है एक्सरसाइज 1, तो इसके देखो मान लो कुल मैंने 6 पार्ट बना, इसको मान लो 6 पार्ट इसके सारे। तो पहले पार्ट में आपका जो इसकी बेसिक बातें हैं, इंट्रोडक्शन वो मिलेगा आपको। पार्ट नंबर 2 में जो आपकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाएगी 1.1 से, फिर आपकी आगे चलती हुई पार्ट 6 तक आपकी याद है पूरी जो समाप्त होने वाली एक्सरसाइज है लास्ट वाली, वहाँ तक आप इसमें आराम से पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है क्या, अगर आप इनका मतलब पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए उसके लिए मैंने ये आपको बातें बताई है। अब देखो हम यहाँ पर वो सारी बातें नहीं करेंगे, हम केवल जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी मतलब एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है या प्रश्न वो एग्जाम में आ सकते हैं, हम केवल उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। अब देखो उन्हीं प्रश्नों में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 19 के अंदर, यानी रोड सेफ्टी के बारे में। तो देखो रोड सेफ्टी आपका है वो कुल मिला के 4 नंबर का टॉपिक आपका, रोड सेफ्टी जो आपका टॉपिक है वो कुल मिला के कितने नंबर का है, 4 नंबर का टॉपिक है। तो उस टॉपिक के लिए अब आपको करना क्या है, मैंने आपको देखो 4-5 प्रश्न तो आपकी बुक के अंदर वो करवा रखे हैं, एक तो आपको वो देखने ही। इसके अलावा मैंने बोला कि रोड सेफ्टी में जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले वो भी आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि रोड सेफ्टी में से बाहर से क्वेश्चन आने के चांस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रोड सेफ्टी के वो आपको सारे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इसके अलावा जो बुक में 4-5 प्रश्न है वो मैं आपको अभी करवाता हूँ। देखो बुक में देखो आपका एक तो आएगा कि पीयूसी की फुल फॉर्म लिखना है आपको, पीयूसी का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म। तो आप जानते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, या इसको आप मान लेंगे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र या पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो आपका रुकने की दूरी का आपसे सूत्र पूछ सकता है कई बार, रुकने की दूरी का सूत्र। तो इसमें आप जानते हैं यानी प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ठीक है ना। तो इसमें आपकी जो दोनों लिख देंगे आप, ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस रिएक्शन डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। और अब देखो इसमें आपके पास कुछ प्रश्न है, देखो 4-5 प्रश्न है, उनमें से हम अलग अलग बात कर लेते हैं। एक देखो आपका इसमें आता है वो सबसे पहले कैमरे वाला प्रश्न, कि भी मान लो आपके पास इतना मान लो ये 4 मीटर लॉन्ग पोल है, ये इसके ऊपर मान लो ये कैमरा लगा है यहाँ पर, और जो इसकी जो मतलब इसके देखने के यहाँ से जो LOS है वो कितना, इसका मान लो ये 5 मीटर है। और आपसे पूछ लिया कि ये जो आपका कैमरा है तो इसके फुट से कितनी दूर ऐसा भाग है जिससे आगे इसको आता है तो वो दिखाई देगा। तो एक तो आपको इसमें ये दूरी पूछेगा अगला वो। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एक तो इसमें लगाना पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले आप इसमें इस बेस का मान वो प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें आप आराम से निकालोगे, यहाँ पर BC स्क्वायर इक्वल क्या आएगा मेरे पास, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की फॉर्म ये आ जाएगी। अब यहाँ तो मेरे पास क्या आएगा 5 का स्क्वायर, ये आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आएगा AC स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपका मान आएगा 25 - 16, और ये आएगा मेरे पास 9, और AC मेरे पास आएगा 3 मीटर। एक तो आप इसमें ये आराम से प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ लेगा कि जो एरिया ऑफ ग्रीन पैच है वो आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ग्रीन पैच के लिए आपको पता है कि इसके चारों ओर क्या बनेगा, सर्कुलर ये बनेगा, ठीक है ना। इस सर्कुलर का क्या निकालना, आपको जो एरिया है यानी इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, यानी जो छायांकित भाग है इसके चारों ओर उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल वो प्राप्त करना है। तो ये सर्किल है, तो इसमें आप सर्किल वाले यानी वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर जो यहाँ पर आएगा 22/7। देखो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी ध्यान रखना, इसकी त्रिज्या हमेशा ये बनेगी ध्यान रखना,
इसकी त्रिज्या हमेशा क्या बनेगी, ये बनेगी। तो यहाँ पर आप त्रिज्या निकालिए 5, तो 3 गुणा 3, इसको सल कर लेंगे, सल करके क्या निकालेंगे आप, इसका जो उत्तर है वो प्राप्त कर लेंगे। एक तो प्रश्न आपका होगा ये कैमरे वाला, ठीक है ना। बाकी कैमरे के वगैरह के जो उपयोग वगैरह है वो आप पढ़ लेना कि ये चोरों को पकड़ने में सहायक, असामाजिक तत्वों को पकड़ने में सहायक, यातायात व्यवस्था के संचालन में, ये सारी बातें आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं, वो आपको सारी लिखनी है। इसके अलावा देखो इसमें और कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक इसमें देखो दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि जैसे मान लो 2 कार है, जो मतलब 2 स्थान आपके पास, एक स्थान ए है, एक मान लो बी स्थान है, उनके बीच की दूरी मान लो कितनी है, 150 किलोमीटर है, ठीक है। एक कार है जो मान लो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड चल रही है, और वो यहाँ पर बिंदु बी पर वो क्या आएगी, 2 घंटे मान लो 30 मिनट में वो यहाँ पर मान लो पहुँच जाएगी, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या बनाई हुई है, मान लो ये 1 से लेकर ये 10 सिग्नल बने हुए इसके बीच में, और जिन पर इसके जो रुकने का टाइम है वो मान लो पहले सिग्नल पर वो 1 मिनट रुकती है, दूसरे पर 2 मिनट, तीसरे पर 3 मिनट और 10वें पर 10 मिनट रुकती है। तो अगर वो सभी यातायात नियमों की अनुपालना करे तो कार को बिंदु ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो यहाँ पर आपको फाइंड करने के लिए बोल सकता है। एक आपका ये सवाल है। तो देखिए इस सवाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो इसका डायरेक्ट टाइम वो निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट टाइम। डायरेक्ट टाइम यानी सीधा समय निकालना आपको। सीधा समय देखो या तो आपको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, अगर नहीं दिया हुआ मिले तो आप क्या करेंगे, इस जो डिस्टेंस है इसमें आप स्पीड का भाग लगाएंगे, और भाग लगा के इसमें 2.5 यानी 2 आवर 30 मिनट ही आ जाएगा। या तो आपको दिया हुआ मिल जाएगा, अगर दिया हुआ नहीं मिले तो आप इसमें सीधा पहले ये फाइंड कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट टाइम निकाले आपने। अब डायरेक्ट टाइम फाइंड करने के बाद में आपको अब क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है कि जो सिग्नलों पर इसको टाइम लग रहा है वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखोगे वी हैव, मतलब आप इसमें एक एपी बना रहे हैं, और एपी आपकी कैसे बनेगी, इसमें एपी बनेगी आपकी 1 2 3 डैश डैश और यहाँ पर 10। अब ध्यान रखना एपी कभी आप इन नंबरों के साथ ना बनाना, जो उसका रुकने का टाइम है उस रुकने के टाइम के हिसाब से बनेगी। अगर वो पहले पर 1 मिनट, दूसरे पर 2 मिनट, तीसरे पर 3 मिनट ऐसे रुकती है तो एपी क्या बनेगी आपकी 1 2 3 डैश डैश 10 तक। एपी आप हमेशा टाइम के अनुसार बना रहे हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है आप। अगर मान लो पहले पर 2 मिनट, दूसरे पर 4 मिनट, तीसरे पर 6 मिनट ऐसे रुकती है तो एपी आपकी बनेगी 2 4 6 ऐसे बनेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। और ये बातें आपको उस टाइम पर डिपेंड करने की, जो गाड़ी चल रही है वो प्रत्येक सिग्नल पर कितने कितने मिनट रुकते हुए जा रही है उसके हिसाब से हम इसकी बातें करेंगे। तो ये आपने इसकी एपी बना ली है। अब एपी से आपने ए का मान लिख दिया, आपका 1 हो गया, और डी का मान भी क्या हो गया 1। अब एन का मान क्या है 10। ये 10 वो नहीं है, ये तो मैंने आपको देखो यहाँ शुरुआत में बताया कि सारे सिग्नल के 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन अगर आप इसकी इस तरह से मान लो टाइम के हिसाब बनाएंगे तो आपके 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट, तो लास्ट वाले में यहाँ पर आपका क्या आएगा 20 मिनट आएगा, क्यों 10 से 20 मिनट रुकेगी तो 2 मिनट बढ़ रहा है ना आपका मान इस तरह से। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एन का मान 20 लोगे, नहीं, मान 10 आएगा, क्योंकि सारे सिग्नल कितने हैं 10। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है ना, नहीं कि आपका लास्ट वैल्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो अतिरिक्त समय है ना आपका, अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा समय, तो इसके लिए आपको एस एन निकालना पड़ेगा। एस एन का जो रूल आपका होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप इसमें काम लेंगे। और यहाँ पर आप क्या करना है, n का मान 10 रखना है, फिर 2 × 1 + 10 - 1 × और d का मान क्या आएगा 1। इस तरह से आपने इसका मान रख दिया सारा। अब इसको आपको सल करके क्या निकालना है, जो अपना उत्तर वो आपको प्राप्त करना है। तो आपका मान यहाँ पर आएगा 5, फिर आ गए 2 प्लस, फिर यहाँ पर आ रहा है 9 × 1, फिर आ गए 5 तो आ रही 2 + 9, फिर आ रहा है 5 × ये 11, फिर आ रहा है ये 55 मिनट। तो ये आपने इसका एक्स्ट्रा टाइम है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब जो टोटल टाइम है वो आपको निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। टोटल टाइम आपका आएगा 2 घंटा 30 मिनट को पहले था आपके पास, इसमें आपको ये 55 मिनट अभी और ऐड करना है, तो आपका मान आएगा 3 घंटे, क्योंकि पहले आपने जब 5 मिनट इसमें ऐड किया तो ये 1 घंटा और हो गया, तो 3 घंटे 25 मिनट। ये आपका क्या इसका टोटल टाइम है वो आ जाएगा। कब, जब कार एक बिंदु ए से बी बिंदु पर पहुंचेगी, तो उस तरह से आप जो अपना टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो सवाल आपका हो गया ये। अब देखो मैनुअली एग्जाम के अंदर देखो सवाल कौन से पूछते बता दूं मैं आपको। ज्यादातर आज तक जो बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं वो एक तो ये कार वाला प्रश्न पूछा गया है, एक आपका कैमरे वाला। ये 2 प्रश्न तो बोर्ड के पक्के हैं, ये मान के चलो, यानी या तो कैमरे वाला या ये कार वाला, ये 2 तो पक्के वाले आज तक पूछे है ही। बाकी देखो इसके अलावा और भी प्रश्न है, उनको भी देखो आप थोड़ा सा देख लो कि और प्रश्नों में आपको कैसे करना है। अगर देखो हम और प्रश्नों की बात करें तो उसमें आपका एक प्रश्न आता है, जैसे वो रिटार्डेशन वाला आता है कार वाला, कि भाई कार चलती है तो इस तरह से वो अगर रुकती है ब्रेक मारने पर, तो रुकने का जो उसके पहुंचने का समय है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें प्रश्न आपका
कि एक कार वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है और उसके त्वरण की दर यानी रुकने की जो दर है, या मान लो उसका मंदन की दर है वो मान लो 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो कितने समय बाद में जो गाड़ी है वो रुक जाएगी, ऐसा कुछ प्रश्न आपके पास। तो ऐसे मान लो मेरे पास जो प्रारंभिक वेग है उसका हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और जो उसका त्वरण है यानी ए है वो आपका में से क्या आएगा, माइनस में आएगा। ध्यान रखना माइनस में कब आएगा, अगर गाड़ी रुक रही है चलते चलते अगर गाड़ी रुकती है तो मान माइनस में आता है, अगर गाड़ी वापस गति पकड़ रही है रुक के चल रही है तो मान ए क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा। ये बात आपने शायद साइंस में सीख रखी होगी कि जो आपका त्वरण कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो अगर गाड़ी चलते चलते रुकती है तो मान आपका माइनस में होता है, अगर रुक के चलती है तो मान आपका क्या होता है, प्लस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो मेरे पास एस यानी रुकने की दूरी में मान लो मेरे पास आ रही है 40 मीटर आ रही है, तो आपसे पूछा है कि इसके पहुंचने का समय आपको ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा कि जो जब गाड़ी देखो रुकेगी ना तो इसका जो अंतिम वेग v है वो क्या जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो ये सारे और मान आपके मीटर पर सेकंड में है, तो इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मेरे पास u का मान है 60 किमी प्रति घंटे आ रही है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप 1000 से गुणा करेंगे, क्यों 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं। अब 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, पहले 60 मिनट हो गए, फिर 60 मिनट में क्या हो गया 60 सेकंड हो गए। अब इनको आप सरल कर लोगे आगे, तो देखो सरल करोगे तो आप पास ये 0 कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास 100/6 यानी 50/3 आ रहा है मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त किया, उसका प्रारंभिक वेग वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको लगाना है गति के प्रथम समीकरण से, जो होता है v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर v का मान तो देखो मेरे पास 0 है और u का मान आ रहा है मेरे पास कितना 50/3, a का मान आ रहा है माइनस में 4.4 या t आपको इसमें क्या करना है प्राप्त करना है। तो 0 बराबर आ गया मेरे पास 50/3 माइनस का 4.4 है t, और अब इसको सरल करके आपको इसमें क्या प्राप्त करना है, t का मान वो प्राप्त करना है। तो आपका मान आएगा 4.4t बराबर आ रहा है 50/3। अब जो t का मान वो आ जाएगा 50/3 गुणा 4.4, और जो t है उसका मान आएगा मेरे पास 50/4 12 और 1 13। अब जो 13.2 है उसका आपको किस में लगाना है, 50 में भाग लगाना है। तो पॉइंटों भाग में क्या होता है कि इसका तो पॉइंट हटा दो तो उसका भी पॉइंट हटाना है, आपको क्या करेंगे आप इसमें 0.0 मान लो इसके आगे, पॉइंट से पॉइंट आपने कर दिया कट। अब 500 में क्या करना आपको 132 का जो भाग है वो आपको लगाना है। तो जब आप 500 में 132 का भाग लगाएंगे तो जितनी बार आपका भाग जाएगा वो क्या जाएगा, इसका जो आंसर है वो आपके पास से आ जाएगा। तो शायद इसमें आप 3 पॉइंट कुछ जिसका मान है वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से वो क्या जाएगा सेकंड में इसका समय है वो आप प्राप्त कर लेंगे। अब देखो ये तो मैंने आपको रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरी दृष्टि में एग्जाम में आने के लिए वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके अलावा जो बाकी प्रश्न बचे हैं उनकी स्टडी आप खुद कर लेना। अगर आपको कोई प्रकार की समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के समस्या वो पूछ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी 19 की प्रश्नावली है रोड सेफ्टी, उससे संबंधित जो प्रश्न थे उनका मैंने स्टडी करवा दिया है। और बाकी जो प्रश्न आपके पास अगर एक्स्ट्रा प्रश्न है मैंने बोल दिया वो भी आप साथ में पढ़ते रहें, क्योंकि इस टॉपिक में से आपका एक्स्ट्रा प्रश्न आने का पूरा चांस रहता है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 18 है, देखो उसकी बात करते हैं प्रायिकता से संबंधित। प्रायिकता, तो देखो प्रायिकता जो प्रश्नावली 18 की है ये मैंने देखो आपको वैसे पूरी कंप्लीटली है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप इसके सारे प्रश्नों का स्टडी करना चाहें तो आपको मिल जाएंगे। ये मैंने आपको जो प्ले लिस्ट बना रखी है 10th क्लास की, वहाँ पर आपको इसके देखो कुल 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उनको देख के प्रश्नों का अध्ययन वो वहाँ पर कर सकते हो। अब देखो उसके बाद फिर भी मैं देखो आपको इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आने लायक है वो मैं देखो आपको बता दूं एक बार। देखो इसमें एक तो आपको जो प्रायिकता है यानी P, इसका फॉर्मूला रखना जो क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। दूसरी बात जो प्रायिकता होती है P, इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में क्या होता है, हमेशा इसके बीच में मान आपका होता है। एक जो प्रायिकता किसी भी घटना घटने की और P0 किसी भी घटना के नहीं घटने की, दोनों का योग में से क्या होता है 1 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने यहाँ तक ये बात जान ली। अब देखो हमें क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में आपको ऐसा करना है कि अब इससे जो संबंधित प्रश्न है वो देखो कौन कौन से बनते हैं उन सबका देखो मैं एक बार आपको दोबारा से स्टडी वो करवा देता हूँ। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्नों की,
तो जिसमें आपका पहला प्रश्न बनता है, जिसे मान लो पासे के बारे में आगे देखना, तो पासे में आपको देखो 2 कंडीशन याद रखनी है, 1 बार फेंकना और पासे को 2 बार फेंकना। ठीक है, 3 बार फेंकने का आपके नहीं आएगा, 1 बार या 2 बार का आएगा। ठीक है ना। अब चाहे आप एक पासे को 2 बार फेंक दो या 2 पासों को 1 बार फेंक दो, दोनों बातों का हमेशा क्या होता है, एक ही मतलब होता है। सबसे देखो जब आप पासे को 1 बार फेंकते हो तो हमेशा रखना आपको 1 से लेकर ये 6 तक के जो परिणाम है वो आपको हमेशा प्राप्त होते हैं। और जब आप एक पासे को 2 बार फेंकते हो तो आपको हमेशा ये 36 परिणाम कौन कौन से, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। इसके अलावा आपका मान आएगा फिर 2-1 से लेकर के बिल्कुल ये 2-6 तक आ जाएगा, फिर 3-1 से लेकर के 3-6 तक आ जाएगा, फिर 4-1 से लेकर के 4-6 तक आ जाएगा, फिर 5-1 से लेकर के 5-6 तक आ जाएगा, फिर 6-1 से लेकर के और 6-6 तक आपका जो मान है वो आ जाएगा। यानी ये कुल आपको कितने परिणाम प्राप्त होंगे, सारे के सारे परिणाम जो आपको है वो 36 परिणाम आपको इसमें प्राप्त होने वाले हैं। अब देखो पासे से संबंधित जो आपके प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा पासे को 1 बार फेंकने पर यानी 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायता, तो आप पता 2 संख्या होगी तो उत्तर देगा आपका 2/6। ठीक है। या बोल देगा पासे को 1 बार फेंकने पर विषम नंबर आने की प्रायिकता, विषम यानी ओड नंबर की पूछ लेगा, तो देखो ओड नंबर आपकी क्या हो गई, 3 हो गई ये, यानी 3/6 आ जाएगा। फिर बोल देगा पासे को 1 बार फेंकने पर आपको सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम भी कितनी आपकी 1 2 3 3 है, यानी इवन कितनी है 3 है, तो 3/6। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में बोलेगा, तो प्राइम नंबर कौन से हैं, ये प्राइम नंबर, ये और ये 3 प्राइम नंबर है, तो 3/6। और भी आपसे पूछेगा कि कंप्लीटिंग या परफेक्ट स्क्वायर पूछ लेगा आपसे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो पूर्ण संख्या आपकी तो ये 1 होगी 4, 2 होगी ना तो 2/6। तो इस तरह से ये प्रश्न तो आपके हो गए पासे को 1 बार फेंकने से संबंधित प्रश्न आपके कौन कौन से बन सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने आप एक बार क्या करवा दिया है, स्टडी करवा दिया है। ठीक है, लगभग इन्हीं में से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। अब देखो दूसरा, जब आप एक पासे को 2 बार फेंकते हो या 2 पासों को 1 बार फेंकते हो तो उस कंडीशन में आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो इसमें ये बनता है कि उनका योग 2 आएगा, उनका योग 3 आएगा, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने की, योग 2 किन किन का आ रहा है, तो देखो योग 2 केवल 1 का ही आ रहा है तो 1/36। फिर बोल देगा योग 12 आएगा तो योग 12 भी 1 का ही आ रहा है 1/36। फिर बोल देगा कि योग 3 आएगा तो देखो 3 2 का आ रहा है तो 2/36। फिर बोल देगा योग 13, तो देखो 13 का हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर जो परिणाम नहीं होता उसका मान तो मैं 0 मानना आपको भाई। जब आपका न्यूनतम मान दे उसमें पूछेगा 2, अधिकतम पूछेगा आपसे 12। अगर वो आपसे योग 13 की बात कर रहा है तो मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर वो आपसे योग 1 की बात करता है तो भी मान वो आपको क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि 1 किसी का होता ही नहीं है, 2 से होता ही नहीं है, तो भी क्या आएगा आपका परिणाम इसका 0/36, ये इसकी आएगी प्रायिकता। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो आपसे वो कुछ प्रश्न और इस तरह से पूछ सकता है कि जैसे मान लो दोनों पासों पर क्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, तो आप देख लेंगे अभाज्य संख्या किस किस में आती है। ठीक है, अभाज्य जैसे मान लो कि आपके पास 2 आ जाएगा या 2 3 आ जाएगा या 3 2 आ जाएगा, यानी प्राइम नंबर, या फिर मान लो आपके पास 2 5 आ जाएगा या 5 2 आ जाएगा, या मान लो 3 3 आ जाएगा, या मान लो आपके पास 5 5 आ जाएगा, या मान लो 5 3 आ जाएगा या 3 5, ये तो आ गया ना पहले से। तो ये सारे आप काउंटिंग कर लेंगे, इसके हिसाब से जो आपका क्या है वो उसका उत्तर है वो आ जाएगा। फिर आपसे बोल देगा कि दोनों पासों पर समान अंक आएंगे, यानी बोथ डाइस आर कमिंग सेम नंबर, तो इसमें 1 1 हो जाएगा आपका, और 2 2 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, और 4 4 हो जाएगा, या 5 5 हो जाएगा, या 6 6 हो जाएगा। इस तरह से आप ये जो नंबर है वो लिखते हैं तो आपका परिणाम आ जाएगा 6/36, यानी 6/36। तो ये मैंने आपको पासे से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनकी मैंने आपको स्टडी करवा दी है। तो आपके 2 प्रश्न तो इसमें तैयार हो गए, जी पासे को 1 बार फेंकना हो या पासे को 2 बार फेंकना हो। इसके अलावा और भी कैसे प्रश्न है तो आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करें किसकी, एक देखो आपका आता है कॉइन, यानी सिक्के से संबंधित जो प्रश्न है वो, और देखो कि सिक्के से संबंधित आपका प्रश्न किस किस तरह से आता है और उसको आपको कैसे करना होता है। तो देखिए अगर हम कॉइन से यानी सिक्के से संबंधित क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सिक्के वाले में आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपका आएगा तो उसमें आपको कॉइन यानी सिक्का जो है उसके लिए देखो आपको 3 शर्त याद रखनी है। सिक्के को 1 बार फेंकना, सिक्के को 2 बार फेंकना और सिक्के को 3 बार फेंकना। ठीक है, ये 3 शर्त आपको ध्यान में रखनी है। आप सिक्के को 1 बार फेंकते हो या सिक्के को 2 बार फेंकते हो या सिक्के को 3 बार फेंकते हो। जब आप एक सिक्के को 1 बार फेंकते हो तो ध्यान रखना कि आपको एच या टी ये 2 ही परिणाम प्राप्त होते हैं, और जब आप 2 बार फेंकें तो आप पास क्या आएंगे, 4 परिणाम आएंगे, एच एच टी टी एच टी या टी एच। इसी तरह अगर मान लो आप 3 बार फेंकोगे तो आप पास आएंगे 8 परिणाम, यानी एच एच आ जाएगा या ट्रिपल टी आएगा या एच टी टी आएगा
या टी एच एच आएगा, या एच एच टी आएगा, या टी टी एच आएगा, या एच टी एच आएगा, या टी एच टी आएगा। ये 8 के 8 परिणाम आपको क्या करने हैं, बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। कब? जब आप एक सिक्के को 3 बार फेंके या 3 सिक्कों को 1 बार फेंके, दोनों ही कंडीशन के लिए आपको ये शर्त बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये आपने यहां तक कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, सिक्कों से संबंधित देखो जो प्रश्न आपके किस तरह से बन सकते हैं। जैसे मान लो ये आ गया कि सिक्के को एक बार फेंकने पर पट आने की प्रायिकता। तो पट आने का मतलब पट केवल एक बार आ रहा है, यानी 1/2 जाएगी। ठीक है ना, कुल परिणाम 2 है आपके। और इसी तरह मान लो अगर आप सिक्के को 2 बार फेंकते दोनों बार चित आने की, तो इसमें 1 में आ रहा है, तो 1/4। ठीक है, और अब देखो आपसे पूछेगा कि एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। तो देखो एकांतरतः आपका एक तो इसमें आ रहा है, एक आपका इसमें आ रहा है, तो 2/8 ये हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ और प्रश्न कैसे बन सकते हैं, यानी सिक्के को 2 बार फेंकने पर ठीक एक पट या तो क्या देगा, या कम से कम एक पट, या अधिक से अधिकतम एक पट, ऐसा प्रश्न अगर आपके पास आ जाए तो देखो तीनों का यहां पर अलग अलग मतलब है। एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर ठीक एक पट, या कम से कम एक पट, या अधिकतम 2 पट। अब देखो ठीक एक पट का मतलब क्या हुआ है कि एक ही पट आना चाहिए, न ज्यादा न कम। तो देखो एक पट या तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो 2 परिणाम हो गए, यानी 2/4 उत्तर हो गया आपका। और अगर कम से कम एक पट की बात करता है तो मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं, भी कम से कम एक का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये मैंने आपको समझा रखा है, कम से कम का मतलब मान आप ज्यादा ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 33% नंबर लाने जरूरी होते हैं, तो कम से कम का मतलब 33 तो लाने ही लाने हैं, तभी तो पास होंगे आप। उसके अलावा आप ज्यादा कितने भी लेके आ सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर कम से कम एक पट का मतलब एक पट तो आपके पास आना ही चाहिए, और 2 पट भी आपके पास आ सकते हैं। तो आपका परिणाम होगा 3/4। और अगर आप अधिकतम एक पट की बात करें तो अधिकतम एक पट का मतलब होता है कि एक पट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है। अधिकतम एक पट का मतलब उस सीमा को आपको क्रॉस नहीं करना, उससे नीचे रहना आपको। जैसे मान लो आपका ये ग्राफ है, तो इसमें आपने बोल दिया कि आप यहां तक ही जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ नीचे 0 तक आ सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, अधिकतम एक पट का मतलब एक पट तो आना चाहिए, साथ में आप पास 0 पट भी आ सकते हैं, यानी 3/4। ये आपका होगा उत्तर 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपनी जो हल है वो इनको आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया अभी कौन सा, सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरह से आते हैं और उनको कैसे करना होता है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब देखो कुछ प्रश्न आपके आते हैं संख्याओं से संबंधित। संख्याओं से देखो संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि आपके पास 1 से लेकर 15 तक की कोई संख्याएं हैं, और इनमें से एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो विषम आप जानते हैं जो 2 से भाज्य नहीं विषम होती है सारे आपके, यानी ओड नंबर होते हैं। या आपसे बोले कि सम संख्या आने की प्रायिकता यानी इवन होती है आपकी, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ठीक है ना, और यह आपसे पूछ लेगी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य भी जानते हो आप कौन सी, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, जिनमें केवल खुद का या एक का भाज्य वो सारी क्या होते हैं आपकी, यानी अभाज्य यानी प्राइम नंबर आपके होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको हल करते हैं। ये आपका हो गया तीसरे प्रकार का प्रश्न। अब देखो हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न में आपका होता है एक लीप वर्ष वाला और एक एलीप वर्ष वाला प्रश्न। लीप वर्ष और एलीप वर्ष वाला प्रश्न। तो देखो लीप वर्ष वाले प्रश्न और एलीप वर्ष वाले, देखो दोनों मैंने आपको बिल्कुल आसानी से तरीका बता रखा है, इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसको डिटेल में करना चाहे तो डिटेल में कर सकते हैं, नहीं इसका देखो तरीका है। एलीप देखो ए से स्टार्ट हो रहा है आपका, इसको आप ऐसे लिखो एलीप, और ये होता है आपका लीप। ठीक है ना, लीप ईयर और ये एलीप ईयर। देखो एलिप में आपका यहाँ पर क्या रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको 1 मान लेंगे यहाँ पर। इसमें देखो व्यंजन और इसमें आप क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, क्योंकि व्यंजन देखो 2 होता है और स्वर में क्या होता है आपका, यानी आपको बस मेन कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, 1 और 2 में होता है। तो 1 तो आपका किसके साथ आएगा, एलिप के लिए आएगा, 2 आपका आएगा इसके लिए लीप के लिए आएगा। ठीक है ना। अब अगर आपसे एलिप वर्ष में 53 मंगलवार ही पूछ ले प्रायता, 53 मंगलवार आने की प्रायता, तो आप लिखोगे 1/7। और अगर आपसे 52 मंगलवार की पूछ ले तो इसको आप 1 में से घटा दें तो क्या देगा आपके पास 6/7। अब चाहे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार कुछ भी सबका उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें लीप वर्ष के लिए, तो देखो लीप वर्ष में मैंने आप बताया आपको 2 याद रखना है। अगर आपसे 53 मंगलवार की प्रायता पूछ ले तो आपको लिखना है 2/7। अगर आपसे 52 मंगलवार या रविवार की पूछ ले तो इसको आप 1 में से घटा दोगे तो क्या आएगा आपका 5/7।
ये बातें भी आपको बिल्कुल क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको अभी किसके बारे में समझा दिया है, जो लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में मैंने आपको अभी समझाया है। अब देखिए नेक्स्ट आगे इसमें जो और प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, डिटेल्स देखो मैंने इसको आपको अलग से करवा रखा है, तो वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम की दृष्टि हमारे पास टाइम कम है, तो हम इस तरह से इनको पढ़ रहे हैं कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आप हल कर सके। दूसरा एक देखो इसमें आपका जो अलग प्रकार का प्रश्न था वो बताया ताशों से संबंधित प्रश्न, ताश, जिसमें देखो आपको 52 पत्ते ध्यान में रखने हैं हमेशा। हालांकि लड़कों को सबको पता है, लड़कियां को शायद इनके बारे में कुछ कम पता होता है, तो मैं इसको एक बार आपको देखो दोबारा से डायग्राम के द्वारा समझा दूँ। तो देखो ताश के जो 52 पत्ते, तो मान लो देखो आपके 4 ग्रुपों में होते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में और ये फोर्थ में। ये 4 ग्रुपों में आपके बंटे होते हैं और प्रत्येक ग्रुप में आपके 13 कार्ड होते हैं। 13, इसमें 13 कार्ड, इसमें 13, इसमें 13 कार्ड। इन चारों ग्रुपों में देखो अलग अलग नाम होते हैं। इसका मान लो पान नाम है, इसका एंट है, इसका हुक्म है और इसका चीड़ी है। अब देखो क्या करना है, ये पान वाले ग्रुप में आपको कुल जो 13 कार्ड कौन कौन से, शुरुआत आपको हमेशा ए से करनी है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के, ऐसे इसमें आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के। इसके अलावा ध्यान रखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के, ऐसे इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जे क्यू के। ठीक है, इनका जो सामान्य नाम है वो वैसे तो आप लगभग जानते हो, लेकिन देखो फिर भी मैं आपको इनका सामान्य नाम होता है। देखो पान का संकेत पान के कार्ड पर ऐसे लिखा होता है, इस तरह से बना हुआ, और ईंट वाले पर इसका संकेत कुछ इस तरह से होता है बना हुआ, ठीक है ना। हुक्म वाले पर कुछ इस तरह इसका जो संकेत है वो बना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसको आप यूँ मान लो इस तरह से, ये हुक्म वाले का ऐसे संकेत होता बना, और चीड़ी वाले का संकेत कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है ना। इनको देख के आप इनकी पहचान कर सकते हो। ध्यान रखना पान और जो ईंट वाले पत्ते वो हमेशा क्या होते हैं आपके लाल कलर के होते हैं, लाल रंग के, लाल रंग से लिखे हुए, और जो हुक्म वाले पत्ते हैं वो आपके हमेशा कैसे लिखे होते हैं, ये आपके लिखे होते हैं यानी ब्लैक कलर से, यानी काले रंग से लिखे होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो विशेष नाम की बात करें तो इसका देखो नाम होता है इक्का, होता है इसका नाम इक्का, एका। तो देखो ये 4 हो गया ना आपके पास पूरे पत्तों में। और फिर ये जानते हैं इसका नाम 2, 3, 4 ऐसे मध्यस्थ तक आपके, इसका नाम होता है आपका गुलाम, जेक। इसका होता है क्वीन यानी रानी, नाम होता है इसने बेगम बोलता है उसको, बेगम। और ये होता है आपका किंग यानी बादशाह, यानी राजा यानी बादशाह हो गया, ठीक है ना, ये इस तरह से। अब इन सब में देखो वैसे आपके सारे कार्ड आपके 4 कार्ड है, और प्रत्येक ग्रुप में कितने कार्ड है, 13 कार्ड है। अब इसमें जो लास्ट के ये अंतिम कार्ड होते हैं ये हमेशा फेस कार्ड कहलाते हैं। ये फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके बिना तस्वीर के और एक आपके तस्वीर के। अब जो प्रश्न आपसे पूछे उनको आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लें कि ताश के 52 के पत्तों में से इक्का प्रायिकता। अब देखो केवल इक्के की बात कर रहा है वो, न तो ईंट के न पानी की नहीं कर रहा है बात, तो आपको यहाँ पर 4 इक्के देखने, 1, 2, 3, 4 उत्तर आएगा आपका 4/52, ठीक है। अगर वो आपसे प्रश्न करे कि ताश के 52 पत्तों में से ईंट का एक आने पर, देखो ईंट का केवल मात्र एक ही है, तो 1/52, तो प्रश्न को ढंग से समझना आपको। अगर वो आपसे प्रश्न पूछे कि ताश के 52 पत्तों में से काले रंग का पत्ता आने, तो काले रंग का मतलब सारे काले रंग के हैं पूरे, तो कितने हो गए, 26 हो गए, 26/52। अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले कि ताश के 52 पत्तों में से केवल उखम का पत्ता आने, तथा उखम के तो कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो 13/52, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको बताया अभी ताशों से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको इस तरह से हल करने हैं। तो ये आपकी हो गई ताशों से संबंधित प्रश्न। अब देखो इसके अलावा इसमें और कौन से किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, उनके बारे में भी आप वो देख लो। तो देखो अगर हम आगे और प्रश्नों की बात करें तो उसमें आपका एक अलग प्रकार से प्रश्न बनता है। कौन सा आपका एक बनता है आपका वो गेंद वाला प्रश्न बनता है भाई, गेंदों वाला। गेंद वाले प्रश्न में क्या कहेगा आपसे कि एक आपके पास ऐसा थैला है जिसमें 5 लाल गेंद है, यानी बोल देगा आपसे 5 लाल गेंद है और 3 हरी गेंद है और 4 मतलब नीली गेंद है, ऐसे आपसे बोल देगा, ठीक है ना। अब इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा चुना जाता है, तो उस गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है, हरी की क्या है, नीली की क्या, आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको आपको करना क्या है, प्रश्न को इसमें आपको पहले इन सबके बारे में वीडियो लिख कि जो रेड बॉल्स है वो आपके पास कितनी है, 5 है, और जो ग्रीन बॉल्स है वो आपके पास कितनी है, 3 है, और जो ब्लू बॉल्स है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 4। सबसे पहले आप इसमें यहाँ पर टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणामों निकालने के कितना आएगा, 5 + 3 + 4 यानी आपके पास आ जाएगा कुल 12 आ जाएगा ये,
ठीक है, ये आपने सारा भी लिख दिया है। अब आपसे पूछा है कि अगर आपसे लाल गेंद की प्रायिकता पूछे तो लाल गेंद कितनी 5 है ना, तो 5/12। फिर आपसे पूछ ले कि हरी नहीं होने की, आपको प्रश्न में ऐसा बोलेगा कि हरी नहीं की, भाई अभी तो लाल होने की पूछे आपसे, लाल होने की, तब तो आपने लिख दिया 5/12। अब आपसे हरी नहीं की पूछी है, इसका मतलब क्या करना आपको, हरी को छोड़ दो और बाकी सारी काउंटिंग कर लो, कितनी होगी 9/12। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न आपको करना है। इसके अलावा देखो इसमें आपका एक प्रश्न ये बनता है कि 5 यानी 12 अच्छे पेनों में 24 खराब पेन मिल गए हैं, तो निकाले गए पेन के खराब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में आपका सेम तरीका है, अच्छे पेन हो गए आपके 12, खराब पेन हो गए 24, कुल निकालेंगे कितने आ गए 12 + 24 यानी 36 आ गए। अब आपसे अगर निकाले गए पेन के अच्छा नहीं होने की पूछी है, तब तो आपके परिणाम आ गए ये, यानी 24/36। अगर आपसे अच्छा होने की पूछी है तो क्या आ गए 12/36। यह प्रश्न आप इस तरह से आराम से इसको अलग कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रश्न और देखिए आपका दूसरा कौन सा बनता है। दूसरा प्रश्न आपका ये बनेगा इसमें, यानी उस प्रश्न में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे मान लो आपको ये प्रश्न में वो ऐसे लिख देगा कि यदि PE बराबर 2/3 हो तो PE नोट का मान ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आ गया। या मान लो ऐसे बोल देगा कि किसी क्रिकेट के मैच में राम के जीतने की प्रायिकता 2/3 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसी सारी कंडीशनों में आपको क्या करना है, हमेशा आपको ध्यान में देना है कि जब एक का मान दे रखा है दूसरे का मान पूछा है, तो आप जानते हैं दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब जो आपको मान प्राप्त करना है और जिसका मान दे रखा है उसको आप उधर भेज देंगे, तो हमें P नोट निकालना है ना, तो 1 माइनस आपका क्या हो गया P हो गया 1 - 2/3, और इसको सरल करोगे तो आपका मान आएगा 1/3। ठीक है ना, ये मान आपका पॉइंटों में देखो लिखा हुआ सकता है। जैसे मान लो उसने यहाँ पर लिख दिया कि 0.65 है, तो आप P नोट का मान ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मान घटा देंगे आप 0.65, तो आपका मान रहेगा 0.35। तो ये प्रश्न आपके इस तरह से कुछ प्रश्न है जो आप इनको हल कर सकते हैं। तो मैंने देखो आपको वैसे लगभग सारे प्रकार के जो प्रश्न आपको बता दिए हैं, इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न आपका इस प्रश्नावली में नहीं बता है। आराम से आप इन सारे प्रश्नों का स्टडी है वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो एक्सरसाइज यानी आपकी जो 18 और 19 दोनों है, इनका हमने एक साथ स्टडी किया है, 18 और 19 दोनों का। अब इन दोनों में अगर आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और डाउट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में यानी कल बताऊंगा, और उसके बाद हम एक टॉपिक का स्टडी है वो हर रोज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।